बार तालियों के साथ आप सभी का स्वागत। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। 2027 में कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार बनेंगे, या अखिलेश यादव जी बनेंगे, या बहन मायावती जी बनेंगी, या राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा? सामान्य जन चेतना मंच के संस्थापक और राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट पंकज त्रिपाठी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रचंड भारत न्यूज के दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिवादन। सर, एससी एसटी में ओबीसी और जनरल को एक साथ रखा जी। यूजीसी जब आया तो ओबीसी को और जनरल को अलग कर दिया। सर, ऐसा क्यों? दरअसल इनको सबको बांटना है, इनको तो सबको बांटना है भाई। आप ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल की बात कर रहे हैं। मायावती जी वर्ष 2002 से 3 में जब मुख्यमंत्री थी, मैं पुरानी बात करूंगा क्योंकि ये लोग पहले से कैंची लेकर चल रहे हैं काटने समाज को। भाजपा का कोर वोटर है सवर्ण समाज, क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों कोर वोटर रहे हैं। जब मायावती को समर्थन देकर के 2002 से 3 में सरकार चलाई गई, मायावती की सरकार के जरिए क्षत्रिय समाज को अलग किया गया, उस पर हमला किया गया। राजा भैया पर रोज छापे पड़ते थे और उसका परिणाम यह हुआ कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों को भाजपा ने पीछे से सपोर्ट देकर बसपा के जरिए अलग करवाया। तो ये पार्टियां बहुत घिनौनी राजनीति करती हैं जातियों को बांटने की। सबकी आंख खुल चुकी है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग समाज को जगाएं। जो ये जाति जाति के नाम पर अलग अलग कानून बना रहे हैं, सबको खांचे में बांट रहे हैं, सबकी आंख खोलें और संविधान सभा के जो मूल रचना है, जो मूल संविधान है, उसकी ओर लौटे। सर, सरकार कह रही है कि जो आरक्षण है वो सामाजिक समानता के लिए है, लेकिन आप लोग उस आरक्षण का विरोध करते हैं। अच्छा, अगर आरक्षण से सामाजिक समानता आ रही है तो आरक्षण किसमें है? नौकरी में। तो इसका मतलब नौकरी बढ़नी चाहिए। नौकरी हटाकर आरक्षण बढ़ा रहे हैं तो कितने बड़े बेईमान है। अगर आरक्षण से समानता आती है, आरक्षण किसमें है? नौकरी में। आरक्षण किसमें है? शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने में। शिक्षण संस्थान बंद कर दे रहे हैं, आरक्षण बढ़ा दे रहे हैं, कह रहे समानता ला रहे हैं। दरअसल इनके अपने कारनामों से सबका ध्यान हटाने के लिए लोग ये सब काम करते हैं। कौन सी जाति सड़क पर उतरकर कहती है कि उसको आरक्षण देंगे तभी उसका विकास होगा? संरक्षण की बात की गई है संविधान में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 46 में पीछे छूटे लोगों के संरक्षण की बात की गई है, आरक्षण की बात नहीं कही गई है। लेकिन ये संरक्षण को हटा करके आरक्षण लगाते हैं। और आरक्षण क्या है? अगर यहाँ 4 सीट आरक्षित कर दी जाए तो आरक्षित नहीं है, वो शेष के लिए प्रतिबंधित है। तो ये प्रतिबंध लगाते हैं। और प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? ताकि सवर्ण समाज समझेगा आरक्षण बढ़ गया इसलिए नौकरी नहीं मिल रही है, और आरक्षित समाज समझेगा अभी और आरक्षण मिलेगा तब नौकरी मिलेगी। सही बात है, नौकरी है ही नहीं, सब कुछ प्राइवेट को बेच दिया। तो ये इनका पूरा एक खेल है, इसको संपूर्ण समाज को समझना होगा। जी सर, देश की जनता जानना चाहती है आज कि आप लोगों ने बनाया जन सामान्य चेतना मंच, सामान्य जन चेतना मंच और राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा, उधर अलंकार अग्निहोत्री जी ने, ब्राह्मण महासभा, तमाम ऐसी पार्टियां बन गई हैं। ये जब तक एक नहीं होगी तब तक ये देश की जनता जानना चाहती है आप मोदी सरकार या इतनी बड़ी सरकार जो है उससे कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं? सर देखिए, जब समस्या बड़ी होती है तो स्वाभाविक रूप से प्रकृति सबको एक साथ करती है। आज राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का गठन जब हुआ उस समय इसमें 35 संगठन थे, फिर 45, 46, 56, आज 100 से अधिक संगठन, जिनमें कई छोटी छोटी पार्टियां। मैं छोटी छोटी पार्टियां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी वो छोटे दीपक के समान है, वो जगह जगह से रोशनी फैलाएंगे, सूरज जैसा उजाला हो जाएगा इस देश में। जो लोग अभी राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा में नहीं शामिल हुए हैं, जिनके अपनी पार्टियां हैं, वे पार्टियां और संगठनों के लोग भी राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा में आएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा कोई पार्टी नहीं, एक छाता नुमा, एक वटवृक्ष के समान छाया देने वाला एक संगठन है। इसमें सबके लिए जगह है, चाहे वो अलंकार अग्निहोत्री जी हो या कोई और जी हो, जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने की हैसियत से, कि मैं स्वयं अलंकार अग्निहोत्री और सर्वेश पांडे जी जैसे लोगों से जाकर अनुरोध करूंगा कि आप भी आइए, अपनी पार्टी और संगठन के साथ राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का हिस्सा बनिए। यह बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती में हम कुछ अपने लिए चुनने नहीं आए हैं, बल्कि हम जनता के लिए अपना बलिदान करने आए हैं, जनता की आंख खोलने आए हैं। अकेले हमारे बस की बात नहीं है, अकेले हमारे उस भाई के बस की बात नहीं है, अकेले किसी और के बस की बात नहीं है। सब मिलेंगे, इतनी बड़ी शक्ति पैदा होगी कि ये जात जात में जो बांटने वाले, घिनौनी राजनीति करने वाले लोग नकली सम्राट बनकर के बैठे हुए हैं, इनकी सारी सम्राटगिरी एक दिन में काफूर हो जाएगी। इनकी सारी गंदगी ये जो है इनके ही कार्यों से बता करके
दूर कर दी जाएगी कि ये गलत काम कर रहे थे, संविधान विरोधी काम कर रहे थे। और जब सब लोग साथ में जुड़ेंगे तभी वह एकता पैदा होगी। हम लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। सर, आपने बहुत बड़ी बात कहा और एक बार फिर बताइए कि एडवोकेट अनिल मिश्रा जी, सर्वेश पांडे जी और अलंकार अग्निहोत्री जी और आप जैसे और बहुत सारे जिसका हम नाम नहीं ले रहे, वो क्या एक मंच पर आएंगे? जी हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग भी इस घिनौनी राजनीति को हटाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, वो चाहे केरला में बैठे हों और या कश्मीर में, वो चाहे सूरत में बैठे हों या सिलचर में। अभी तो आप जितने लोगों का नाम लिए सब बमुश्किल 500,000 किलोमीटर के दूर में हैं, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं कि भारत के किसी कोने में होंगे, वो एकदम एक साथ जुड़ेंगे। वो उसी तरह से एक साथ जुड़ेंगे जैसे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जुड़ गए। दोनों दो इलाके के थे, एक झगुआ मध्य प्रदेश के थे तो एक लाहौर के थे। दोनों लोग जुड़े ना, जैसे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एक साथ जुड़े, एक बंगाल के एक पंजाब के जुड़े ना, उस तरह से सभी लोग जुड़ेंगे। और बहुत ही जल्दी उस पर कार्य चल रहा है। बहुत ही जल्दी आप लोग पाएंगे कि ये सारे लोग जो भाई अभी अलग अलग जगह से कार्य कर रहे हैं, वो अलग अलग जगह से नहीं कार्य कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, कोई अलग अलग कार्य नहीं कर रहा है। जिसको जहां से बन पड़ा वहीं से वो आवाज उठाया। जब सबकी आवाज सुनी जा रही है तो सब एक दूसरे की आवाज सुनकर एक दूसरे के करीब हो रहे हैं और सब एक जगह आएंगे, एक मंच बनाएंगे। वो मंच बन चुका है, सब उसका साथ निभाएंगे। उस मंच का नाम है राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा और उनके साथ, इस मंच के साथ सब लोग आएंगे, सब अपने अपने संगठनों के साथ आएंगे, क्योंकि सबकी संगठनों की यहाँ स्वतंत्रता है, सबके संगठनों के लिए यहाँ जगह है। और दायित्व तो इतना बड़ा है, दायित्व तो इतना बड़ा है कि हम में से सब लोग अभी जितने हैं इससे कई गुना अधिक लोगों की जरूरत है। तब जाकर के इन सभी पार्टियों की जो जातिवादी कानून बनाते हैं, जो जातिवादी संविधान संशोधन करते हैं, जो मूल संविधान को, जो स्वतंत्रता आंदोलन के उस पवित्र ऊर्जा से बना था, उसको बर्बाद करते हैं, जो जाति और धर्म का नकली नेता खड़ा करके लड़ाते हैं आपस में, जो गौ संरक्षण की बात करके गौ को सबसे ज्यादा सुरक्षित छोड़ देते हैं, जो हिंदू एक हो जाओ का नारा लगा करके जातिवादी कानून से हिंदुओं को बांध डालते हैं, और सभी पार्टियां पीछे से आगे सहायता करती हैं। इन सब को एक बार में सबक सिखाने के लिए जनता को जगाना जरूरी है और इसके लिए सबका साथ में आना जरूरी है। सर, आप विद्वान हैं, आप संविधान के शिक्षक हैं जी। असली संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब या डॉक्टर बी.एन. राव साहब? देखिए, इसमें असली और नकली वाली तो कोई बात ही नहीं है। दरअसल ध्रुवीकरण के लिए क्या कोई जानता है आज जो लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता मानते हैं, वो क्यों मानते हैं? वो इन्हीं संशोधनों के कारण से मानते हैं। यहां मैंने 23 संशोधन लिखे हैं। ये 23 संशोधन अगर संविधान से हटा दिए जाएं तो जो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता मानते हैं, उनके द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के संविधान निर्माता मानने का कारण ही समाप्त हो जाएगा। वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संविधान में जो लिखे हैं अटल बिहारी लिखे हैं। अटल बिहारी अंबेडकर के का तस्वीर लगा करके पीछे से लिखे हुए हैं। आप पढ़िए 79वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन, 83वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन। एक सरकार ने इतने संशोधन करके जाति भेदी आरक्षण बढ़ाए हैं, यानी हम सब पर प्रतिबंध लगाए हैं। ओबीसी पर, जनरल पर, मुस्लिम समाज पर, सभी समाज पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन्हीं कानूनों को लोग नहीं जानते हैं कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया है। लोग नहीं जानते इस देश के लोग, और इसी नाते कहीं लोग जान न जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कारनामा किया था। इसीलिए भाजपा बहुत जल्दी अंबेडकर की मूर्ति लगाती है ताकि यह कहकर के पीछा छुड़ा ले कि ये सब तो संविधान में अंबेडकर ने लिखा था। ये सब कुछ संविधान में अंबेडकर ने नहीं लिखा था, ये संविधान में था ही नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिखा। और उसके बाद और ज्यादा भेदभावपूर्ण कानून बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इनको ये करना था तो चुनावी घोषणा पत्र में मुद्दा क्यों नहीं बनाए? भाजपा का मुद्दा रहा है 370 हटाओ, क्या भाजपा का कभी मुद्दा रहा है कि 334 बढ़ाओ? इस देश में अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा बच्चा बच्चा जानता है, जबकि इस देश के संविधान में एक अनुच्छेद 334 है। सबसे अधिक 7 बार संशोधन हुआ है, 7 बार। 334 है क्या सर? जनता जानना चाहती है। 334 जातिगत आधार पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रावधान है। आप बताइए कि इस देश में आजादी के पहले लोकतंत्र नहीं था। जब लोकतंत्र आया किसकी वजह से आया? शहीदों की वजह से आया, आजादी की लड़ाई की वजह से आया। लोकतंत्र आया तो क्या आया? चुनाव लड़ने और वोट देने का हक आया। लेकिन लोकतंत्र आया और हमारे पर तुमने चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाया।
ये कैसा लोकतंत्र? तो क्या संविधान सभा ने प्रतिबंध लगाया था? जी नहीं, संविधान सभा ने केवल 10 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया था। इन लोगों ने 7 बार बदल बदल कर 10 वर्ष की आपवादिक व्यवस्था को 80 वर्ष तक बढ़ा दिया। अब आप बताइए कि कभी डॉक्टर अंबेडकर बढ़ाने आए थे? जी नहीं। इस नाते संविधान का निर्माता कौन है यह सब लोग जान जाएंगे। संविधान का मूल ड्राफ्ट लिखने वाले सर बी.एन. राव जी ने, जो 395 अनुच्छेदों में से 243 लिखे हैं, वह संविधान के निर्माता होने का श्रेय पाने के हकदार है। शेष कोई व्यक्ति संविधान का निर्माता नहीं है। पूरी संविधान सभा और भारत की जनता ने मिलकर के संविधान लिखा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मेरे चैनल पर जो भी लोग नए हैं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।